नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन ने जो है कलाम का द्वारा जो आयोजित है प्री व्याख्याता एग्जाम, जो व्याख्याता भर्ती को मद्देनजर रखते हुए प्री व्याख्याता हम कह सकते हैं प्री फर्स्ट ग्रेड जो पेपर आयोजित किया गया था, उसका अपन ने जो है ये 34 क्वेश्चन तक देख लिया था। मैथ के सारे क्वेश्चन देख लिए थे, प्लस में साइंस के देख लेते और कुछ जीके के क्वेश्चन भी देख लेते। अब हम आगे जो है क्वेश्चन नंबर 35 से देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 35वां कि मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहले इस विचार के उद्गम का श्रेय क्लिफ बियर्स को जाता है, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। मानसिक स्वास्थ्य जो आपका विचार है इसके उद्गम का श्रेय आपका क्लिफ बियर्स को जाता है, एकदम सही है। फिर एक क्लिफ बियर्स की जीवनी का नाम ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। क्लिफ बियर्स को जो है मानसिक स्वास्थ्य अवधारणा का जो है उद्गम का श्रेय जाता है और क्लिफ बियर्स की जीवनी का नाम है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ठीक है, पिछली क्लास जरूर देखें। 34 नंबर तक क्वेश्चन बताए मैंने। साइंस के जो क्वेश्चन थे उनमें भी मैंने डिटेल से बताया है, प्लस मैथ के क्वेश्चन की ट्रिक्स भी बताई है। फिर मानसिक स्वास्थ्य के प्रथम संगठन की स्थापना 1911 में की गई, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो असत्य पूछा था तो तीनों के तीनों सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सारे के सारे सत्य हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन बोल रहा है शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक के सीखने से संबंधित अनुभवों का वर्णन करता है। यह परिभाषा किसने दी। बात जन्म से वृद्धावस्था तक की आ रही है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रो एंड क्रो। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर यहां पर जन्म से लेकर वृद्धावस्था की जगह जन्म से लेकर जो है किशोरावस्था या फिर हम कह सकते हैं जन्म से लेकर जो है वयस्कावस्था तक का बात होती, तो किसने कहा था। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है कि जन्म से लेकर किशोरावस्था या वयस्कावस्था तक के सीखने से संबंधित अनुभवों का वर्णन करता है शिक्षा मनोविज्ञान, तो यह परिभाषा किसने दी। वृद्धावस्था आते ही क्या हो जाएगा इसका करो एंड करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन बोल रहा है फास्ट फूड खाते समय एक व्यक्ति का यह कहना है कि मैं 3 दिन से डाइटिंग पर हूं, इसलिए आज ऐसा खाना खा सकता हूं। किस प्रकार की रक्षा युक्ति है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति फास्ट फूड खा रहा है, पिज्जा बर्गर खा रहा है, ठीक है, और ये खाते हुए ये कह रहा है कि मैं 3 दिन से डाइटिंग पर हूं, इसलिए आज ऐसा खाना खा सकता हूं, तो ये किस प्रकार की जो है रक्षा युक्ति है। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर 1 युक्तिकरण। ठीक है, युक्तिकरण के अलावा जो है एक ध्यान रखना अंगूर खट्टे हैं, ये अवधारणा भी जो है क्या अंगूर खट्टे हैं, ये भी युक्तिकरण से संबंधित है। और एक नींबू मीठे हैं, ये भी जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये भी युक्तिकरण, इंग्लिश में ध्यान रख लेना रैशनलाइजेशन है, तो युक्तिकरण से संबंधित है। प्रक्षेपण क्या होता है। प्रक्षेपण होता है प्रोजेक्ट करना, अपना दोष किसी दूसरे पर जो है क्या कर देना, अपना दोष दूसरे पर प्रक्षेपित करना, दूसरे पर प्रक्षेपित करना। ठीक है। दमन होता है आपकी जो है जो इच्छाएं जो आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती, यानी कि दमित इच्छाएं, जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पाई, दमित इच्छाओं को अचेतन मन में भेजना, अचेतन मन में भेजना मतलब भूल जाना। ठीक है, तो दमित इच्छाओं को अचेतन मन में भेजना आपका दमन कहलाता है। दमित इच्छाएं होती है जो आपकी इच्छाएं थी लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई। ठीक है। तदात्मीकरण है जो है दूसरों की पहचान को अपना बनाना, दूसरों की पहचान को अपना बनाना। जैसे कि जो है मान लो कि एक बच्चा है, वो क्या करता है, पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर होने के कारण वो उसका पिता मान लो कि कोई प्रोफेसर है, तो वो दूसरों को क्या परिचय देता है कि मेरे पिताजी प्रोफेसर है और मैं उनका बेटा हूं, तो दूसरों की पहचान को अपना बनाकर बताता है वो। भले ही पिताजी प्रोफेसर है, बच्चा एकदम जो है क्या है, एकदम कमजोर है, पढ़ने में लिखने में एकदम डल है, तो वो बच्चा क्या करेगा, ये बोलेगा कि मेरे पिताजी प्रोफेसर है और मैं उनका बेटा हूं, तो ये कहलाता है आपका तदात्मीकरण। ठीक है। अब एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि लिंक दिया हुआ है एक डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक लिंक दिया हुआ है, अपना खुद का ऐप है जीवा स्टडी का, उसका। ठीक है, उसको डाउनलोड कीजिए और 15 तारीख को आपको 15 जून को अपन ने जो है जीवा स्टडी पर प्री
व्याख्याता का जो है एक आयोजन किया है, ठीक है। और 15 तारीख को ये एग्जाम चलेगा आपका, 12 घंटे लाइव चलेगा। ये लाइव का मतलब है 12 घंटे इस एग्जाम को देना है। 12 घंटे में एक बार दे सकते हो, वो भी एकदम फ्री दे सकते हो, ठीक है। फ्री दोगे और जो भी 12 घंटे में नंबर 1 रैंक पर रहेगा, कौन से रैंक पर, नंबर 1, उसको 151 रुपए जीवा स्टडी की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा। तो ऐप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाकर डाउनलोड कीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाइए और सबसे ऊपर कमेंट पिन किया हुआ कमेंट है, वहां से ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। 15 जून को प्री व्याख्याता का आयोजन जीवा स्टडी की तरफ से करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री, ठीक है। और विजेता जो होगा उसको 151 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था से संबंधित भावनात्मक समायोजन में कठिनाई का कारण कौन सा नहीं है, ठीक है। किशोरावस्था में जो है क्या चीज जो है भावनात्मक समायोजन, जो अपने इमोशंस होते हैं उनमें समायोजन में कठिनाई का कारण नहीं है। सबसे पहला, परिवार के मित्रों के साथ द्वंद्व। तो देखो, परिवार के मित्रों के साथ द्वंद्व बिल्कुल चलता है और ये जो है भावनात्मक समायोजन में कठिनाई का कारण है। फिर समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई, तो ये नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। करियर की चिंता होती है, तो बिल्कुल होती है, और यही जो है भावनात्मक समायोजन में जो है क्या करता है, कारण है। फिर सामाजिक अपेक्षाएं, सेम ये करियर की चिंता और सामाजिक अपेक्षाएं एक जैसी चीज है। या फिर कोई चीज का जो है मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसी बाइक होनी चाहिए, ये वीडियो गेम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सारी की सारी आपका जो है भावनात्मक समायोजन में कठिनाई के कारण है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगर सही नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा सा जो है बढ़ा सकते हो, किसको, जो है अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए और 360 कीजिए, एकदम अच्छा दिखेगा और ज्यादा नेट भी खर्च नहीं होगा। अब अपने को असुमेलित बताना है। अब पता ही है इस साल से जो है पेपर 1 में ही साइकोलॉजी आने वाली है आपकी। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर किया, तो बिल्कुल सही है। स्किनर ने कबूतर पर किया, बिल्कुल सही। टोलमैन ने जो चिन्ह अधिगम सिद्धांत है वो दिया था, ये चूहे पर किया, बिल्कुल सही। लेकिन गूथरी जो है इन्होंने चूहे पर नहीं किया, गूथरी ने किया बिल्ली पर। किस पर, बिल्ली पर। और बिल्ली पर एक और वैज्ञानिक है जिन्होंने किया, मनोवैज्ञानिक, वह थार्नडाइक। कौन, थार्नडाइक। तो थार्नडाइक और गूथरी है, दोनों ने बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर, स्किनर ने कबूतर पर। और एक जो है सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया, तो यह प्रयोग किया आपका किसने, कोहलर ने। सूझ का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन बोला, ब्रुक्स व ब्रुक्स के अनुसार एक रचनावादी शिक्षक का लक्षण कौन सा नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन थोड़े से आपको कॉमन सेंस से करने होते हैं कि ब्रुक्स के अनुसार एक रचनावादी शिक्षक जो है उसका कौन सा लक्षण नहीं है, ठीक है। रचनावादी शिक्षण का क्या मतलब होगा, एकदम खुले विचार रखना, खुले विचार, रचनात्मक विचार रखना, खुले विचार रखना। अब ये जो अगर आपको पता है तो उत्तर शायद आपको पता चल गया होगा कि बंद प्रश्न पूछकर जो है शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी की परीक्षा को प्रोत्साहित करें, तो ये पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया, लक्षण नहीं हो गया। कारण कि बंद प्रश्न नहीं पूछना। बंद प्रश्न क्या होता है कि जो है एक फिक्स उत्तर होता है, उसका फिक्स उत्तर मतलब उसमें आपका जो है मन में जो आलोचनात्मक चिंतन है उसका प्रयोग नहीं होता, आलोचनात्मक चिंतन का प्रयोग नहीं होता, मतलब आप जो है एक जैसे क्वेश्चन है कि जो है जैसे राजस्थान की राजधानी बताओ, तो एक उत्तर है जयपुर, ठीक है। एक उत्तर यह आ जाए कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के जो है स्वच्छता संबंधी सुझाव दीजिए, तो वहां पर आपका आलोचनात्मक चिंतन काम करेगा, आप अपने हिसाब से सुझाव दे पाओगे। वो होते हैं खुले प्रश्न। तो रचनावादी शिक्षण जो होता है वो खुले प्रश्नों से संबंधित होता है। तो पहला ही उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया और अपने को गलत ही बताना था। फिर शिक्षार्थियों की स्वायत्तता को स्वीकार करेंगे। स्वायत्तता मतलब होती है एकदम फ्रीडम देंगे उनको, ठीक है। शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव का संगठन करें जिनमें विरोधाभास हो, मतलब विरोधाभास का मतलब हो गया कोई चीज सही या गलत, इसमें विरोधाभास हो ताकि जो है चिंतन ज्यादा कर सको आप, ठीक है। अनुप्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी की समझ का आंकलन करना, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, असत्य कथन है, ठीक है। सबसे पहला अनुकूलन जो है आत्मसातीकरण की एक उप प्रक्रिया है, तो पहला ही असत्य हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो ये संबंधित किससे है, तो ये आपका जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। और यहां पर इसने क्या बोला है, अनुकूलन,
आत्मसातीकरण की उप प्रक्रिया, तो ये उल्टा लिख दिया इसने। क्यों? क्योंकि आत्मसातीकरण अनुकूलन की उप प्रक्रिया है। ठीक है, यहां लिख देता हूं अनुकूलन। अनुकूलन की दो उप प्रक्रियाएं होती है। अनुकूलन की दो उप प्रक्रिया है। कौन कौन सी? एक तो है आपकी आत्मसातीकरण, ठीक है, और दूसरी जो आपकी वो है आपकी समायोजन। कौन सी? समायोजन। ये दो जो है आपके अनुकूलन की उप प्रक्रिया है। तो यहां पर ये बोल रहा है अनुकूलन आत्मसातीकरण की उप प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। आत्मसातीकरण अनुकूलन की उप प्रक्रिया और समायोजन भी अनुकूलन की क्या है? उप प्रक्रिया है। तो पहला ही गलत हो गया। फिर बाकी सब सही है। व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम कहलाती है, बिल्कुल सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, तीसरी अवस्था ये में आगमनात्मक चिंतन का प्रादुर्भाव होता है, मतलब स्टार्ट होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। वस्तु स्थायित्व औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में उपस्थित होता है। तो वस्तु स्थायित्व तो आपको पता ही है प्रथम अवस्था से ही आ जाता है, और ये तो फोर्थ अवस्था है, तो पहली में है तो चौथी में बिल्कुल होगा। ये भी बिल्कुल सही है। अगर कोई चीज पहली अवस्था में है तो वो चौथी में भी होगी, ठीक है, लेकिन चौथी वाली पहली में नहीं हो सकती। कोई अगर प्रक्रिया है वो चौथी अवस्था में चालू हो रही है तो पहली में नहीं होगी, ना दूसरी में होगी ना तीसरी में होगी। अगर कोई प्रक्रिया तीसरी में शुरू हो रही है तो वो चौथी में होगी, लेकिन दूसरी पहली में नहीं होगी। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है, और वस्तु स्थायित्व प्रथम जो अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, उसी में शुरू हो जाती है। तो यहां पर जो है चौथी में तो होगी, तो ये भी सही है, और असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अब वापस जीके के क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन कई बार सेकंड ग्रेड में आ चुका है। घाणेराव, रिया, भिणाय और जुनिया, ये सारे के सारे ठिकाने हैं, ठीक है। कोई अजमेर में, कोई नागौर में है, कोई जो है पाली में है, ठीक है। घाणेराव पाली में है, भिणाय अजमेर में है। आदि ठिकाना कला राजस्थानी चित्रकला की किस स्कूल में समाविष्ट है? तो देखो, अजमेर पाली का जो एरिया आता था ये हमेशा मारवाड़ के अंडर में आता था, तो इसका उत्तर हो जाएगा मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। मारवाड़ स्कूल के ही ये उपशैलियां हैं। कौन कौन सी? घाणेराव, रिया, भिणाय और जुनिया। ये पाली और अजमेर की जो है मिक्स रूप से जो है ये शैलियां है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन नैणसीरी ख्यात के संबंध में सही है? ठीक है, सबसे पहले नैणसीरी ख्यात किसके द्वारा लिखी गई थी? मुणोत नैणसी द्वारा, ठीक है। मुणोत नैणसी जो है ये जो है जोधपुर महाराजा, या हम कह सकते हैं मारवाड़ के जो है, जोधपुर लिख दो चाहे मारवाड़ लिख दो, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? जसवंत सिंह के दरबारी थे, ठीक है। और इनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। फिर नैणसी ने राजकीय संरक्षण से दूर रहकर अपने ग्रंथ की रचना की। नैणसी ख्यात जो है इसने जो है राजकीय संरक्षण से दूर रहकर इस ग्रंथ की रचना की, बिल्कुल सही है। जो महाराजा जसवंत सिंह थे ना, इन्होंने जो है मुणोत नैणसी को जो है अपने दरबार से बाद में निकाल दिया था, और उसके बाद में नैणसी ख्यात की जो है रचना की। नैणसी ने प्रस्तुत तथ्यों को स्रोतों का उल्लेख किया है, बिल्कुल। जो भी तथ्य प्रस्तुत किए उनके स्रोतों का भी जो है उल्लेख किया है, इसमें बिल्कुल सही है। नैणसी ख्यात की जो भाषा है वो मारवाड़ी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अब ये है आपका करंट का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायरेक्ट अपन करंट अफेयर को देखते हैं। रावतबाटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजली घर RAPS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताओ। RAPS की 7वीं इकाई में दाब युक्त भारी जल रिएक्टर का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल। 7वीं व 8वीं इकाई अभी जो है इसका उद्घाटन किया गया है, और इसमें दाब युक्त जो भारी जल है, ठीक है, उस रिएक्टर का प्रयोग किया गया है। RAPS की 7वीं इकाई का वाणिज्य संचालन 17 मार्च 2025 को प्रारंभ हुआ, बिल्कुल सही बात है। RAPS की 7वीं इकाई की कुल क्षमता 1000 मेगावाट है, तो ये गलत है आपका। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ये 700 मेगावाट की क्या है जो है इकाई है, कितने की? 700 मेगावाट की। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो पहला दूसरा सही, तीसरा गलत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तोरण रस्म का संबंध किस अवसर से है? तोरण आपने सुना होगा। तोरण का जो है रस्म जो है, तोरण रस्म है, तोरण होती है जब आपका दूल्हा जो होता है वो दुल्हन के जो है घर के दरवाजे पर पहुंचता है, घर के दरवाजे पर या चौखट पर पहुंचता है, तब ये रस्म की जाती है तोरण की। तो ये विवाह से संबंधित है। किससे? विवाह से संबंधित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में
38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन बताना है। इन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड ने की, तो बिल्कुल सही है, उत्तराखंड ने जो है क्या किया, इन खेलों की जो है मेजबानी की है। फिर इन खेलों में राजस्थान कुल 43 पदक जीतकर पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा, तो बिल्कुल सही है, राजस्थान जो है क्या रहा, जो है 15वें स्थान पर 43 पदक जीतकर रहा। फिर महाराष्ट्र को इन खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने के कारण राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की गई, तो दूसरा पहला सही है, तीसरा गलत है। नंबर 1 जो है सर्वाधिक पदक किसने जीते, तो सर्विसेज ने, किसने, सर्विसेज की टीम ने सर्वाधिक पदक जीते। महाराष्ट्र जो है सेकंड नंबर पर रहा, कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, तो उत्तर हो जाएगा 1 व 2 सही, तो उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा 10 मार्च 2025 को घोषित भारत के 5वें चंद्रयान मिशन लुपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा 10 मार्च 2005 को घोषित भारत के 5वें चंद्रयान मिशन, नाम है आपका लुपेक्स, के संदर्भ में सत्य कथन का जो है आपको चयन करना है। इस मिशन में जापानी जो स्पेस एजेंसी जेक्सा द्वारा विकसित लॉन्च व्हीकल का उपयोग लिया जाएगा, बिल्कुल सही, जापानी स्पेस एजेंसी जेक्सा द्वारा जो विकसित लॉन्च व्हीकल है उसका प्रयोग लिया जाएगा। चंद्र लैंडर का निर्माण इसरो द्वारा किया गया, जो लैंडर होगा वहां पर उसका निर्माण इसरो ने किया है। यह दक्षिण ध्रुव पर छायाकृत क्षेत्र में मौजूद चंद्र जल का अध्ययन करेगा, तो यह भी बिल्कुल सही है, तो तीनों के तीनों इसमें सही है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा, दूसरा, तीनों के तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, देखो क्वालिटी सही नहीं आ रही तो आप जो है क्वालिटी जो है 360 पर कर लें, क्योंकि ये पीडीएफ इस हिसाब से बनी हुई है। ऊर्जा भविष्य का स्वरूप देना, चुनौतियां व अवसर, ठीक है, ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना, चुनौतियां व अवसर के 7वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया, तो इसके 7वें संस्करण का आयोजन आपका देहरादून उत्तराखंड में किया गया। किसका, SEFCO, ऊर्जा भविष्य का स्वरूप देना, चुनौती व अवसर। ये करंट के क्वेश्चन है, इनको जो है डायरेक्ट ही देख लेते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनर्गठित स्किल जो इंडिया प्रोग्राम है उसका हिस्सा नहीं है। पुनर्गठित स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 बिल्कुल ये इसका भाग है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना ये भी है। जन शिक्षण संस्थान योजना ये भी है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ये जो है आपका पुनर्गठित स्किल इंडिया प्रोग्राम है उसका भाग नहीं है, पहले था, पुनर्गठित का नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल वाला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां जो है स्थापित किया जा रहा है, तो यह स्थापित किया जा रहा है आपका इंदौर मध्य प्रदेश में। करंट के क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन जो है 51 नंबर क्या कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है आपका कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, द मैनेजर विल गिव यू ए टिकट। इसको आपको जो है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। थोड़ा सा जो है पीछे वाला दिख रहा है पेज, इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी आप 360 या 480 करके देखें तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो देखो इसका आपको क्या करना है, इसका करना है आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ विल आ रहा है तो यहाँ है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस है, और सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल सेल, ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से होता है। तो इसका जो है पैसिव वॉइस जो होता है आपका, ठीक है, वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस विल और सेल, इन दोनों के साथ में जुड़ जाता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हो जाता है। यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, देखो सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है, विल और ये हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, और यहाँ ऑब्जेक्ट दो है, एक तो ऑब्जेक्ट आपका है यू और एक है ए टिकट, तो दोनों ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्जेक्ट अपन ले लेते हैं यू, तो ये रहा यू, फिर आपको विल लिखना है विल, फिर बी, तो ये रहा बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, फिर आ जाएगा ए टिकट क्योंकि ये बच गया अपने पास, बाय, फिर आ गया बाय, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट जो है ये वाला सब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा अगर अपन ए टिकट को अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर लें तो ए टिकट पहले आ गया, फिर विल, फिर बी गिवन टू यू,
क्यों? क्योंकि यहां पर फिर यू बच गया बाय द मैनेजर, तो ये दोनों ही सही होंगे, एक व दो दोनों सही होंगे। कारण यहां पर ऑब्जेक्ट दो भागों में बंटा हुआ है, यू और ए टिकट, तो दोनों को एक एक बार लेकर दोनों ही सही माने जाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है आपका, ही सडनली रियलाइज्ड दैट ही डैश ए मिस्टेक। उसने सडनली रियलाइज किया, उसने अचानक रियलाइज किया कि दैट ही डैश ए मिस्टेक, मतलब उसको अचानक ये रियलाइज हुआ कि वो एक मिस्टेक कर चुका है, मतलब भूतकाल हो गया, ठीक है, ये कर चुका था, उसको सडनली ये रियलाइज्ड हुआ, मतलब यहां पर क्या पास्ट टेंस, मतलब उसको सडनली रियलाइज हुआ कि वो एक मिस्टेक कर चुका था। तो यहां पर आएगा हैड मेड ए मिस्टेक, ऑप्शन नंबर 2। इतना हार्ड क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ही इज सो हैंडसम, जो है यहां पर क्या हो गया, डैश एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम, कि वो इतना ज्यादा हैंडसम है कि उससे क्या है कि हर लड़की जो है शादी करने को तैयार है। तो वेन तो आएगा नहीं, वेन मतलब होता है जब, और देन मतलब होता है तब, और इफ ये आता है यदि। यहां आएगा दैट, कि वो इतना हैंडसम है कि दैट, की वो इतना हैंडसम है कि एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम, जब भी नहीं आएगा, वेन एवरी नहीं आएगा, इफ जो है एवरी नहीं आएगा, देन एवरी नहीं आएगा, तो क्या आएगा दैट। अगला क्वेश्चन, द अपोजिट वर्ड ऑफ एडमोनिस जो होता है उसका अर्थ होता है आपका क्या, दिखारना या हम कह सकते हैं डांटना, दिखारना या डांटना, ठीक है। मतलब एक प्रकार से क्या हो गया, उत्साह गिराना हो गया, क्या हो गया, उत्साह गिराना, ठीक है, क्या हो गया, उत्साह गिराना। प्लेज क्या होता है, प्लेज जो होता है आपका वो होता है संकल्प, प्लेज जो होता है संकल्प, तो ये तो इसका अपोजिट है नहीं। फिर है वार्न मतलब वार्निंग देना, एक प्रकार से चेतावनी देना, तो जो है आपका उत्साह गिराना और चेतावनी देना अपोजिट हो नहीं सकते। डिटेन का मतलब जैसे किसी को पहचान करना एक प्रकार से, ठीक है, डिटेन करना, कोई पुलिस डिटेन करती है ना किसी को, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इनकवरेज का मतलब होता है आपका प्रोत्साहित करना, क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो ये भी इतना जो है हार्ड क्वेश्चन नहीं था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आते हैं आपके हिंदी के क्वेश्चन पर। अश्व शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखो वाजी जो होता है वो अश्व होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर बात करें अपन तुरंग की, तो वो भी अश्व यानी घोड़ा होता है, घोड़ा होता ही है, ठीक है, अश्व होता है। तो उत्तर हो जाएगा करवाल आपका तलवार का पर्यायवाची है, किसका, तलवार का। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो जैसे करपाण, ठीक है, जो है खड़, ठीक है, सॉरी खड़ग, ठीक है। इसके अलावा असी, ठीक है, एक चंद्रहास रावण की जो तलवार थी ना उसको चंद्रहास कहते थे, ठीक है। एक शमशीर और एक तलवार हो गया आपके, तो इतने आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, सही विकल्प में गलत संधि विच्छेद है अन्वय अनु प्लस ए, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है और ये आपकी यण संधि है, ठीक है। प्रत्येक प्रति प्लस एक, ये भी सही है और ये भी आपकी यण संधि है। यद्यपि ये गलत है आपका, यद्यपि की संधि होती है यदि प्लस अपि, क्या, यदि प्लस अपि, और ये भी यण संधि ही होती है। व्याप्त जो है वी प्लस आप्त, और ये भी आपकी यण संधि ही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा है? तो केवल एक उपसर्ग वाला जो शब्द है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4 अभिभावक। कौन सा, अभिभावक, इसमें अभी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन नंबर 58, ओवरसाइट का सही जो है पारिभाषिक शब्द है। ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी करना, क्या करना, निगरानी का मतलब हो गया एक प्रकार से पर्यवेक्षण करना, मतलब जो निगरानी होती है पर्यवेक्षण होता है, ओवरसाइट होता है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ठीक है, ये भी क्या आपका करंट का क्वेश्चन है। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की किस कृति के लिए मुकुटमणिराज को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है? नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की किस कृति को किसको मिला? मुकुटमणिराज को 2024 का क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौन सी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। तो किस जो है कृति के लिए या फिर जो है किस रचना के लिए जो ये दिया गया है, तो ध्यान रख लेना ऑप्शन नंबर 2 गांव और अम्मा। किसके लिए? गांव और अम्मा के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 60,
अप्रैल 2025 में आयोजित 7वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, कौन सा? 7वां राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े के अंतर्गत गतिविधि एंट्रीज में देश में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो राज्य रहा है आपका राजस्थान। किसमें? 7वें पोषण पखवाड़े में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। ये सारे करंट के क्वेश्चन है तो जल्दी से देख लेते हैं। भारत और मिस्र यानी इजिप्ट के संयुक्त सैन्य अभ्यास नाम है साइक्लोन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो भारत और इजिप्ट के मध्य जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन के तीसरे जो है संस्करण का आयोजन आपका किया गया बीकानेर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। देखो फर्स्ट ग्रेड में जो है व्याख्याता भर्ती में इंडिया और राजस्थान दोनों का करंट आता है, सेकंड ग्रेड में सिर्फ राजस्थान का आता है। हाल ही में मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के समय वहां के राज्यपाल कौन थे? मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के समय वहां के राज्यपाल कौन थे वो पूछा है। तो वहां के राज्यपाल थे अजय कुमार भल्ला। कौन? अजय कुमार भल्ला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 63वां गणित का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब कौन से ये समीकरण में गणितीय दो चिन्ह कौन से हैं जिनमें क्या है, जिनको आपस में बदलने पर ये इक्वेशन क्या हो जाए? सही हो जाए। देखो यहां पर माइनस की संख्या और माइनस की संख्या के साथ अगर गुणा और उत्तर प्लस में आए तो हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर चांस ज्यादा बनते हैं चेंज करने के। तो यहां पर गुणा को चेंज करना होगा, तो गुणा चेंज हो रहा है इन दो इक्वेशन में, तो ये तो गलत हो गया, पक्का गलत है, क्योंकि 39 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 120 के आसपास जाएगा, 117 जाएगा, और 117 में फिर जो है माइनस के 117 में बहुत बड़ी संख्या जोड़ने पर ही प्लस का 131 आएगा। तो यहां पर जो है चेंज तो गुणा में करना होगा। तो पहले हम गुणा की जगह भाग लेके देखते हैं, गुणा और भाग को आपस में चेंज करते हैं। तो 19 माइनस 39 और गुणा की जगह भाग लिख दिया 3 और प्लस 25 और इसकी जगह 3 जो है क्या कर देते हैं, भाग की जगह गुणा, क्योंकि आपस में चेंज कर दिया। तो ये 19 माइनस 13 में 39 में 3 का भाग दिया 13 प्लस 25 को 5 से गुणा किया तो 25 125। तो ये हो गया 39 में से 13 गए तो 6 प्लस 125 बराबर 131। तो यही उत्तर हो गया। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। एकदम इजी क्वेश्चन। फ्रांस शब्द को लिखा जा रहा है इस हिसाब से। फ्रांस कौन सा शब्द है? फ्रांस। फ्रांस को लिख रहे हैं 6 5 4 3 2 1। ठीक है। जर्मनी, जर्मनी शब्द को क्या लिख रहे हैं? 9 1 5 8 4 3 7। अब बोलेगी यमन शब्द को कैसे लिखेंगे? तो ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। वाई, यमन, वाई की जगह आ रहा 7, तो 7 ये रहा, बाकी 2 कैंसिल हो गए। ठीक है। फिर आ रहा ई, ई का कोड है 1, तो ई की जगह 1 आएगा, दोनों में 1 है। ठीक है। फिर एम, एम का कोड कहां पर है? एम का कोड 8 है, तो ये रहा 8। ठीक है। फिर ई का कोड वापस 1 है और एन का कोड यहां से 3 है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एकदम इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। अब है आपका अनुक्रम 1 3 6 11 18 फिर x और 42। बोला x की जगह क्या आएगा? तो इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 3, इन दोनों के बीच का अंतर 5, इन दोनों के बीच का अंतर 7। ये क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या होती है, आपको पता ही है क्या है? अभाज्य संख्या। तो 7 से अगली अभाज्य संख्या होती है आपकी कितनी? 11। 9 नहीं होती है, 11 होती है, तो 11 जोड़ दो 29 आ जाएगा। और इसके बाद में अगली अभाज्य संख्या 13 होती है। देखो 13 आ रहा है ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, हेनरी फियोल की प्रबंधकीय कार्यों से संबंधित पीओसीसीसी की अवधारणा में सम्मिलित कार्य कौन सा नहीं है? तो देखो पीओसीसीसी। ठीक है। पीओसीसीसी, इनको एकदम अच्छे से अपन लिख लेते हैं। तो इनको अच्छे से लिखेंगे तो यहां पर जो आएगा आपके पूरा फुल फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन में इंग्लिश ज्यादा अच्छी रहती है, तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं ऐसे करके। देखो क्या हो गया? पीओसीसी, एक मिनट, पीओसीसीसी। पहला जो पी होता है इसका मतलब होता है प्लानिंग, इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से याद रहता है ये प्लानिंग। दूसरा ओ से होगा ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा जो सी है इसका जो अर्थ हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या? कमांडिंग। ठीक है। जो ये सी है इसका अर्थ हो गया कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है। और लास्ट वाले सी का मतलब हो गया आपका कंट्रोलिंग। अब आपके सामने है कमांड, तो ये रहा कमांड, तो ये तो है कोऑर्डिनेशन, ये रहा कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोल, ये रहा कंट्रोलिंग, तो कम्युनिकेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। हिंदी में हार्ड हो जाता लेकिन इंग्लिश में एकदम इजी हो गया है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के संबंध में सत्य कथन बताना है। ठीक है, सबसे पहला कि इस अधिनियम में विशेष प्रशिक्षण का प्रावधान दिव्यांग बालकों के अध्यापन के संबंध में किया गया है, तो ये पूर्णतः सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ दिव्यांग बालक नहीं, विशेष आवश्यकता वाले सभी बालक, विशेष आवश्यकता, दिव्यांग से मतलब नहीं है अगर कोई दिव्यांग नहीं है लेकिन उसको विशेष आवश्यकता है, थोड़ा सा बुद्धि कम है, तो उसके लिए भी किया गया है। निर्बल एवं असुविधाग्रस्त बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु 25% सीटों के आवंटन का प्रावधान केवल निजी विद्यालयों के संबंध में, तो यह भी गलत है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः गलत भी नहीं है, पूर्णतः सत्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि निजी के साथ साथ अनुदानित, कौन से अनुदानित विद्यालय और खास श्रेणी के विद्यालय के लिए भी किया गया है। ठीक है, फिर समुचित सरकार ये निर्धारित कर सकती है कि बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी कक्षा में नहीं रोक सके, तो यह बात बिल्कुल सही है। फिर राजस्थान सरकार के स्वामित्वाधीन संचालित विद्यालयों में यानी कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता का निर्धारण RSCRT करती है, तो यह भी गलत है। कौन करता है? NCTE करती है। कौन करता है? NCTE करती है। तो ये क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अगला क्वेश्चन, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा धारा 20 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची में संशोधन किया गया, जिसमें दिव्यांग बालकों के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए विशेष शिक्षा शिक्षक की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो ये निर्धारित की गई है आपकी 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। ठीक है, एक विशेष शिक्षक आपका कक्षा 6 से 8 के बीच में धारा 20 के अंतर्गत होना चाहिए, 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक। अगला क्वेश्चन, RSCRT के सूचना एवं संचार विभाग द्वारा संचालित PM ई विद्या कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है कक्षा 1 से 12 तक के लिए दूरदर्शन ई कंटेंट के प्रसारण से। तो कक्षा 1 से 12 होगी इसमें, बाकी सब क्या हो गया? गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, व्याख्याता या प्रधानाध्यापक के सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला ISC बीकानेर से संबंध नहीं है? क्या व्याख्याता और प्रधानाध्यापक के सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करने के संदर्भ में IASC जो बीकानेर है उससे संबंधित जिला कौन सा नहीं है? तो पता है आपको IS 2 है, ISC जो है 2 है अपने, एक तो बीकानेर में है और एक अजमेर में है। ठीक है, कहां पर है? अजमेर में। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है भीलवाड़ा, ये आपका अजमेर की जो ISC है उससे संबंधित है। बीकानेर से दौसा, सीकर और बाड़मेर संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर की सार्वजनिक परीक्षा के लिए अधिकतम कितने अवसर दिए जाते हैं? तो 9 अवसर दिए जाते हैं। कितने अवसर? 9। ये क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखने वाले हैं। SIQE कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्य किस संस्था का है? तो ये आपका निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर है कि वो SIQE कार्यक्रम को अच्छे से लागू करे। अगला क्वेश्चन, दीक्षा पोर्टल के संबंध में असत्य कथन लिखना है। दीक्षा पोर्टल के संबंध में असत्य कथन, ये स्थान आधारित ऐप है, तो ये बिल्कुल सही है। स्थान आधारित मतलब हर जो है राज्य के लिए अलग है, बिल्कुल। ये कक्षा आधारित है, बिल्कुल कक्षा आधारित भी है। फिर ये केवल हिंदी व अंग्रेजी के माध्यम में उपलब्ध है, तो ये गलत हो गया। ये 8वीं अनुसूची में शामिल बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना विषय वस्तु को ऑफलाइन संग्रहित व साझा कर सकते हैं, बिल्कुल डाउनलोड करके रख सकते हैं, लेकिन ये केवल हिंदी इंग्लिश में नहीं है, बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। फिर आपका निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण का गुण कौन सा नहीं है? सबसे पहला, नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षक पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य करते हैं। तो यहां पर जो है आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो है बिल्कुल सही है। नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षक पूर्ण निष्ठा व लगन से कार्य करते हैं। कार्य प्रणाली में सुधार तीव्र गति से होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षकों में नवीन कार्य के प्रति रुचि जागृत होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर उत्तर 3 नंबर माना है कलाम ने, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समय व साधनों की बचत होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 1 नंबर इसलिए इसका उत्तर होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि परिस्थितियां नियंत्रित नहीं होती है, खुले जो है चलना, खुले एकदम अच्छे तरीके से करना चाहिए, नियंत्रित नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन अभी डाउटफुल है। और लास्ट क्वेश्चन जो आया था आपका कि एक शिक्षण संस्थान में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के तहत पाठ्यक्रम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्र शिक्षक संवाद, मूल्यांकन आदि को किस आयाम के अंतर्गत रखा गया है? तो इन सभी को बौद्धिक आयाम के अंतर्गत रखा गया है। तो ये आपका प्री व्याख्याता एग्जाम जो हुआ था कलाम द्वारा, उसका पार्ट 2 था। पहले पार्ट में गणित वगैरह अपन ने देख ली थी, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐप को जरूर जो है डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और जो है कमेंट बॉक्स में भी है। और यहाँ पर प्री व्याख्याता में आपको 151 रुपए जीतने का मौका है, प्लस तैयारी को परखने का भी मौका है। 15 तारीख को ये एग्जाम रखा जाएगा। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।